morning, all of you. Before teaching you and telling you something, I want to talk to you and tell you something that यदि आप वीडियोस देखते हो तो सबसे पहले completely देखो और उसको कंप्लीट करके देखो, और उसमें जो कमी है, प्रॉब्लम्स हो रहा है, अगर नहीं समझ में आ रहा है, किसी भी तरह का प्रॉब्लम है तो उसमें कमेंट भी कीजिए। एंड यदि आप वीडियोस को देखोगे नहीं, कंप्लीटली नहीं देखोगे तो आपको समझ में कैसे आएगा। तो समझने के लिए कंप्लीट वीडियोस देखिए, और हो सके तो रिपीट करके भी देखिए, फिर उसका नोट कीजिए, नोट करके उसका एक नोट्स बनाइए, है ना, फिर उसको याद कीजिए। ये तरीका होता है। एंड कमेंट्स ज़रूर करना, क्योंकि कमेंट्स करोगे तो मुझे पता चलेगा कि मेरे क्लास के बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, क्लास 9 के। तो टुडेज आई teach you, I will teach you revolution, French Revolution. So before teaching you French Revolution, I want to tell you about revolution. What is revolution? The word revolution, in precisely we can say that revolution means change, type of change. And in definition of, if you want to know about definition of revolution, तो revolution का definition होता है an action taken by the group of people to change the system of a nation, that is called revolution. एक ग्रुप ऑफ पीपल के द्वारा जो एक्शन लिया जाता है एक नेशन के सिस्टम को चेंज करने के लिए, तो भी एक रिवॉल्यूशन हुआ, उसी को रिवॉल्यूशन कहा जाता है। रिवॉल्यूशन का मतलब चक्कर भी होता है, मतलब एक जगह से घूम के गया फिर वहीं पे आए, तो यानी कि एक जगह से सिस्टम दूसरी जगह पे चला गया तो फिर वापस उसको सही ट्रैक पर लाना भी एक तरह का रिवॉल्यूशन हुआ। वो एक हम उसको इस तरह के कोइंसिडेंस करके जोड़ के समझाना चाह रहे हैं, ठीक है। सो नाउ वी विल स्टडी अबाउट फ्रेंच रिवॉल्यूशन। सो व्हाट इज फ्रेंच रिवॉल्यूशन? देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ रिवॉल्यूशन एंड लाइक ग्रीन रेवोल्यूशन, अमेरिकन रेवोल्यूशन, रशियन रेवोल्यूशन, like that. French Revolution are 10-year periods of event in France from 1789 to 1799 that leads to wide-ranging political and social change and has had a huge impact on the world. एक 10 years का इवेंट पीरियड है जो फ्रांस में हुआ था 1789 से और 1799 के बीच में, जो एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल एंड सोशल चेंजिंग लाया, न केवल फ्रांस में बल्कि इसका दुनिया में भी प्रभाव और अभी तक देखने को मिल रहा है, और इसका रिसर्च अभी तक हर जगह फ्रेंच रिवॉल्यूशन का अपने अपने तरीके से हुआ। हमारे इंडिया में भी फ्रेंच रिवॉल्यूशन का इम्पैक्ट आया है। द रिवॉल्यूशन का रिजल्ट ये हुआ, द रिवॉल्यूशन फ्रेंच रिवॉल्यूशन एबोलिश्ड मोनार्की एंड मेड फ्रांस रिपब्लिक एंड इंडेड इन द डिक्टेटरशिप ऑफ नेपोलियन। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन से ये हुआ कि वहाँ पे फ्रेंच रिवॉल्यूशन होने के पहले वहाँ पे मोनार्की सिस्टम था, यानी कि राजशाही, एंड द बर्बन डायनेस्टी, रूल ऑफ बर्बन डायनेस्टी। वहाँ बर्बन साम्राज्य था जिसमें कि लुइस 14, लुइस 15, लुइस 16 ये सब राजा हुआ करते थे। लुइस 16 के समय में ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ। काउज इसके बहुत सारे, जिसके बारे में हम अभी बताएंगे। तो ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन का रिजल्ट क्या हुआ? इसका रिजल्ट हुआ कि आइडिया ऑफ टॉलरेंस, आइडिया ऑफ लिबर्टी, ये सब निकल करके आया। सेकुलरिज्म का जो कॉन्सेप्ट है ये भी फ्रेंच रिवॉल्यूशन से निकल करके आया। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो होने का जो मेन वजह है, वहाँ पे बहुत सारे लोग थे फ्रांस में। तो अबाउट 95% पीपल आर very poor and common peoples, and 5% peoples are feudals and related from church, clergy, and they are very rich and prosperous person. About 60% of the land of the France was owned by the first and second type of category, clergy and nobilties. तो ये लोगों के पास 60% था, और जो भी रूल रेगुलेशन होता था, जो भी पॉलिसीज बनाई जाती थी बर्बन डायनेस्टी के समय में, तो वो
इन्हीं लोगों को देखते हुए ध्यान में बनाया जाता था। और जब वहाँ का जो ये था बर्बन डायनेस्टी के समय में लुइस 14, लुइस 15 या लुइस 16 सबको मिला करके देखा जाए तो ये सारे लोग एक तरह से डिस्पोट्स कहे जाते हैं, यानी कि निरंकुश तानाशाह। तो ये जो रिवॉल्यूशंस है तो इसमें पॉलिसीज गलत बनाते थे वो लोग, और फर्स्ट टाइप की कैटेगरी के और सेकंड कैटेगरी के लोग जो कि काफ़ी रिच एंड प्रोस्पेरस थे, उन लोगों की पॉलिसीज को ध्यान में देखते हुए, और अगर कुछ उसका गलत परिणाम निकलता था, बैड इम्पैक्ट आता था, तो उसका जो रिजल्ट भोगना पड़ता था, रिजल्ट जिस पे पड़ता था, चाहे टैक्स इम्पोज कर दिया जाता था या फिर किसी तरीके के से, वो थर्ड टाइप ऑफ कैटेगरीज के पास आता था, जो कि कॉमन पीपल थे, जैसे कि आर्टिजन्स थे, लेबर्स थे, फैक्ट्री में वर्कर्स थे, पब्लिक ऑफिशियल्स थे, ट्रेड लॉयर्स थे, इन लोगों पे आता था। तो दे आर अनॉयड, वेरी अनॉयड विद द गवर्नमेंट। ओके, दैट्स वाई anger became anger, and after getting very angry they made a revolutions, and after revolution there is a wide range type of changing in the French Revolution। बहुत बड़ा चेंज देखने को मिला इसमें, और इसका इम्पैक्ट ये भी हुआ कि उस समय जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन में जो भी सलाह दिया जाता था, एडवाइस देता था, वो चर्च के लोग जो जुड़े हुए रहते थे, राजा उसका बहुत बात मानता था, किंग जो है उस समय उसका बहुत बात मानता था। और वो जो लोग थे वो सारे लोग जो है उन लोगों का बात मानते थे, और रूल सत्ता पे एक तरह से गवर्नमेंट पे उन लोगों की पकड़ ज़्यादा थी। तो धीरे धीरे जब रिवॉल्यूशन हुआ तो रिवॉल्यूशन होने के बाद ये तय किया गया कि ये जो गवर्नेंस है वो, यानी कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है, पावर है, गवर्नमेंट है, वो अलग है, और ये जो चर्च और ये जो रिलीजियस वर्क है वो दोनों अलग है, दोनों को अलग करके रखा जाए। और यहाँ से ये जो तीसरा कंसेप्ट आया, ये सेकुलरिज्म का कंसेप्ट आया, जो कि सब जगह उस पर लागू हुआ। हमारा इंडिया भी एक सेकुलर कंट्री है। और फाइनली इसके बाद क्या हुआ, जब रिवॉल्यूशन हुआ, रिवॉल्यूशन की वजह से चेंज आया, तो फ्रांस रिपब्लिक कंट्री बन गया। रिपब्लिक का मतलब होता है कि इसका अगर हिंदी देखा जाए तो रिपब्लिक मीन्स गणतंत्र। गण मीन्स ग्रुप ऑफ पीपल एंड तंत्र मीन्स सिस्टम। दैट मीन्स whole system, whole government was functioned by the group of people। वो ग्रुप ऑफ पीपल के रिप्रेजेंटेटर होते, वो चला रहा है, तो वो रिपब्लिक हो गया। तो रिवॉल्यूशन के बाद रिवॉल्यूशन होने के बाद फ्रांस जो है ये एक तरीके से मोनार्की से आ गया, रिपब्लिक कंट्री नेशन बन गया। और उसके बाद जो ये रिवोल्यूशनरीज थे, जो क्रांतिकारी लोग थे, इन लोगों का दो ग्रुप में बट गए वे लोग। एक काफी एकदम हार्ड कोर थे, एकदम एक्सट्रीमिस्ट थे, बहुत कट्टर थे, और दूसरे सॉफ्ट थे। तो जो कट्टर थे उन लोगों का बढ़ता गया, वो इतना ज़्यादा एक्सट्रीम होता चला गया कि ये दूसरे देशों पे भी जाकर के अपना अपना शासन दिखाने लगे। और फाइनली ये क्या होगा, ये सारी चीज़ें आर्मी के हाथों में चली गई। और उसमें से एक बड़ा शासक था जो काफ़ी पावरफुल था, वो नेपोलियन उसका नाम था। वो आगे आकर के फिर से बागडोर संभालता है फ्रांस का, और फिर ये रिपब्लिक कंट्री से फिर से एक ये तानाशाह यानी कि डिक्टेटरशिप की ओर बढ़ जाता है। तो फाइनली फ्रेंच रिवॉल्यूशन started from monarchy system, change into republic system, and finally ended up in dictatorship। तो यही फ्रेंच रिवॉल्यूशन था। इट्स ह्यूज इम्पैक्ट ऑन द वर्ल्ड वाइड। So let's write about French Revolution. French Revolution, 10-year period of events in the France। 10 years का जो पीरियड है, जो उसमें जो इवेंट्स हैपनिंग हुआ फ्रांस में,
from 1789 to 1799 that led to wide-ranging political and social change and has had a huge impact on the world. The revolution abolished monarchy and made France republic, ended up in dictatorship of Napoleon. ये रहा फ्रेंच रिवॉल्यूशन, यानी कि 10 इयर्स का पीरियड था, उसमें जो इवेंट्स हुए ये डेट दिया हुआ है और ये ले गया क्या, वाइड रेंजिंग पॉलिटिकल एंड सोशल चेंज लाया, नॉट ओनली इन इंडिया, इसका इम्पैक्ट नॉट ओनली इन फ्रांस, इसका इम्पैक्ट जो है वर्ल्ड वाइड हुआ, पूरे दुनिया में पड़ा। और रिवॉल्यूशन एबॉलिश्ड मोनार्की सिस्टम जो फ्रांस में था उसको एबॉलिश कर दिया गया ये रिवॉल्यूशन की वजह से, और मेड फ्रांस अ रिपब्लिक, और फ्रांस को एक रिपब्लिक बना दिया। और रिपब्लिक बनाने के बाद यहाँ से भी चेंजिंग हुआ, वो इस वजह से हुआ कि रिवॉल्यूशनरीज जो है काफी एक्सट्रीमिस्ट हो गए थे, कट्टरपंथी हो गए थे, और वो फाइनली इस वजह से फिर से ये डिक्टेटरशिप पे चला आया जो नेपोलियन के अंडर में चला आया, तो इस वजह से इसका बुरा परिणाम भी हुआ। तो ये है, देयर आर थ्री काउजेज ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। द फर्स्ट इज पॉलिटिकल, 4 causes of political, second one social, third one economic, and fourth one intellectual। नेक्स्ट वीडियो में हम ये जो चारों कॉज है, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक एंड इंटेलेक्चुअल, पॉलिटिकल सिनेरियो उस समय का क्या था ये भी एक मायने रखता है, इसके वजह से भी कुछ रीज़न बना। दूसरा इकोनॉमिक रीज़न भी बना, सोशल वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, वो भी एक रीज़न बना। इसके अलावा जो इंटेलेक्चुअल जो काउजेज भी थे, इंटेलेक्चुअल काउजेज में वो सारे काउजेज आते हैं, मतलब कि उस समय बहुत सारे ऐसे भी लोग थे जो काफ़ी इंटेलेक्चुअल पर्सन थे और वे बुक्स वगैरह लिखते थे, और वो बुक्स लिखते थे, वो पब्लिश होता था, पेपर्स में आते थे, तो न्यूज़पेपर में भी आते थे, और जो बहुत सारे लोग जो नहीं पढ़े लिखे हुए होते थे वो भी उनकी बातों को दूसरों से सुन करके बहुत उसका एकदम फोकस करके सुनते थे कि उसमें है क्या। और वो जो इंटेलेक्चुअल पर्सन थे वो चेंजिंग की बात करते थे, रिवॉल्यूशंस की बात करते थे। वो ये बोलते थे कि ये जो मोनार्की सिस्टम ये सही नहीं है। मोनार्की सिस्टम में ये भी बताया जाता था उस समय बर्बन डायनेस्टी के समय में कि राजा जो होता है, एम्पायर जो होता है, वो गॉड उसको भेजता है, वो गॉड का रिप्रेजेंटेटिव होता है। तो वो इंटेलेक्चुअल पर्सन ये भी बोलते थे कि आखिर ये गॉड कहाँ से आ गया इस बीच में, एम्पायर है तो इसमें मतलब कैसे कहा जा सकता है कि ये गॉड का रिप्रेजेंटेटिव है। तो इस तरीके से लोगों के बीच में जो इंटेलेक्चुअल थे, बहुत बुद्धिजीवी लोग जो थे, लोगों की सोच को चेंज किए और इस वजह से ये रिवॉल्यूशन हुआ। तो ये 4 काउजेज थे। तो अभी पॉलिटिकल, फिर सोशल, फिर इकोनॉमिक और फिर इंटेलेक्चुअल काउजेज इसके आगे वाले वीडियोज़ में बताएंगे। थैंक यू वेरी मच।